ये सारी पवन चक्कियां हैं। ट्यूलिप जैसी टरबाइन हो या वर्टिकल विंड वाइब्रेटर या फिर पोर्टेबल माइक्रो विंड टरबाइन, सब आपकी कैंपिंग में काम आ सकती हैं। अभी तक हम ऐसी विशाल टरबाइन देखते आ रहे हैं जो हर जगह एक जैसी दिखती हैं, लेकिन इनकी बनावट को लेकर नए नए आइडिया की तो कमी है नहीं। तो फिर अभी तक हमें ऐसी टरबाइन क्यों नहीं दिखी? और क्या ये कारगर हैं भी? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में नए रास्ते खुल रहे हैं। जहां पुराने मॉडल करीब 30 मीटर ऊंचे होते थे, नई टरबाइन 50 मीटर से शुरू हुई। इन दिनों टरबाइन सामान्यतः 250 मीटर से ऊंची बनाई जाती हैं, जिनसे हजारों घर रोशन होते हैं। यानी टरबाइन जितनी बड़ी उतनी बेहतर। फिर छोटी पवन चक्कियों का चक्कर क्यों? पैट्रिक यूटेमन कंपनियों और लोगों को छोटी पवन चक्कियों के नफा नुकसान समझाते हैं। छोटी विंड टरबाइन निजी इस्तेमाल के लिए हैं। अगर आप हवादार जगह पर रहते हैं तो आप अपने लिए ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ये उद्यम बन सकता है, चाहे किसान हो या लोगों के घर। छोटी टरबाइन के पंख घूमते हुए 200 वर्ग मीटर जगह घेरते हैं। यूं तो ये कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन दो तरह के होते हैं, दंडवत यानी हॉरिजॉन्टल और लंबवत यानी वर्टिकल। पहली श्रेणी में रोटर शाफ्ट दंडवत होता है और हवा की दिशा के समांतर होता है। हॉरिजॉन्टल टरबाइनों को हवा की ओर घुमाए रखना होता है, जो मशक्कत भरा है। वहीं वर्टिकल धुरी वाली टरबाइन की फंटियां हवा के लंबवत घूम जाती हैं। ये किसी भी दिशा से आती हवा के मुताबिक घूम सकती हैं। आमतौर पर हॉरिजॉन्टल टरबाइन समान आकार की वर्टिकल टरबाइन से ज्यादा कारगर होती हैं, क्योंकि इन्हें हवा का अधिकतम इस्तेमाल करने लायक बनाने पर दशकों तक शोध हुए हैं। ये धीमी हवा में भी ऊर्जा पैदा कर सकती हैं। हॉरिजॉन्टल टरबाइन अपनी क्षमता और निवेश पर बेहतर रिटर्न के बूते बड़े पैमाने पर विंड पार्क बनाने में काम आई। इसीलिए छोटी टरबाइन के बिजनेस में भी यही प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरी। लेकिन वर्टिकल टरबाइन की अपनी खासियतें हैं। कुछ मामलों में ये ज्यादा कारगर नजर आती हैं। ज्यादातर वर्टिकल टरबाइन बहुत ही छोटे स्तर पर उपलब्ध हैं और वो उतना शोर भी नहीं करती। और इन्हें जगह भी कम चाहिए। इस नाते ये शहरों के लिए परफेक्ट हैं, जहां इमारतें वियना में संयुक्त राष्ट्र की इमारत की तरह हवा का रास्ता रोककर उसे अलग अलग दिशाओं में भेजती हैं, जिससे वायुमंडल में विक्षोभ पैदा होता है। वर्टिकल टरबाइनों की देख रेख भी आसान है। इनका जनरेटर भी जमीन पर होता है, न कि किसी टावर की चोटी पर। तो अभी ये भले साफ ना हो कि कौन सा तरीका ज्यादा कारगर है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि हॉरिजॉन्टल से उलट वर्टिकल टरबाइनों को करीब रहना और इंटरैक्ट करना पसंद है। वर्टिकल टरबाइनों से टकराने पर हवा इनके इर्द गिर्द घूमती है और गति पकड़ती है। इससे पास पास लगी टरबाइन तेजी से घूमते हुए ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इसी वजह से विंड फार्म सामान्य टरबाइन के मुकाबले 60% ज्यादा कारगर रहते हैं। फिर भी बड़ी हॉरिजॉन्टल टरबाइनों के किसी भी विकल्प को लागत और क्षमता को लेकर जूझना होगा। लागत की बात करें तो बड़े प्रोजेक्ट की तुलना में छोटे प्रोजेक्ट महंगे पड़ते हैं। लेकिन नई नई चीजें तेजी से सामने आ रही हैं। पारंपरिक हॉरिजॉन्टल और नई वर्टिकल टरबाइनों से भी इतर एक तीसरी श्रेणी ओमनी डायरेक्शनल टरबाइन की उभरी है। यानी ये टरबाइन सभी दिशाओं से आने वाली हवाओं के लिहाज से बनाई गई हैं। दुनिया में पवन ऊर्जा पर छोटे पैमाने का काम बहुत कम हो रहा है। 2020 में इसमें सिर्फ 1.8 गीगावाट का उत्पादन हुआ, यानी कुल स्थापित पवन ऊर्जा का 0.2%। कुछ विशेषज्ञ इस क्षेत्र में सालाना करीब 9% की वृद्धि दर का अनुमान लगाते हैं। तभी 2030 तक इसकी कीमत करीब $2.5 अरब हो पाएगी। CO2 उत्सर्जन कटौती में अक्षय ऊर्जा की भूमिका को देखते हुए ये उम्मीद है कि तमाम जरूरी क्षेत्रों में छोटी विंड टरबाइनें पांव जमा लेंगी। जैसे दूर दराज के कम विकसित इलाके जहां सार्वजनिक ऊर्जा ग्रिड नहीं है, जैसे अंटार्कटिक में प्रिंसेस एलिजाबेथ रिसर्च स्टेशन। दूरस्थ और ज्यादा आबादी वाले इलाकों में छोटी विंड टरबाइन सौर ऊर्जा के साथ मिलकर काम कर जाती हैं। यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ती है और धूप भी कम निकलती है, लेकिन यहाँ हवा खूब चलती है। या फिर बारिश का मौसम भी हो सकता है, जब बहुत सारे बादल छाए रहते हैं और धूप नहीं निकलती।
लेकिन हवा बहती है और मेरे ख्याल से भविष्य छोटी टरबाइनों का ही है। फिर ऐसी जगहें भी हैं जहां बड़ी टरबाइनें नहीं आ सकती, जैसे शहरों में छतों पर या बालकनी में या ट्रांसमिशन मास्ट या सड़क की लाइटों पर। कई बड़ी टरबाइन, विंड टरबाइन, सोलर पैनल और वाटर टरबाइन के अलावा भविष्य में हमें और भी जरूरत पड़ेगी। हमें शायद हर चीज चाहिए होगी और इस क्षेत्र में ये दिलचस्प बात है। जाहिर है कि शहरों और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पवन ऊर्जा जोड़ने का मतलब है कि ग्रिड को भी मजबूत बनाना होगा। तमाम उभरती अक्षय तकनीकों की तरह छोटे स्तर पर पवन ऊर्जा की लागत भी घटानी होगी। सरकारी मदद से बड़े पैमाने पर उत्पादन को गति मिलेगी या वे लोगों के लिए सुलभ होंगी, वे हॉरिजॉन्टल होंगी, वर्टिकल होंगी या फिर बिल्कुल ही नई चीज होंगी। देखते हैं।